हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो लगभग हम 18 क्लास कर चुके हैं हिस्ट्री की, और इन सब क्लासेस के थ्रू मैंने आपको जो भी लूसेंट्स आपको पढ़ना होता है हिस्ट्री में, उन सभी पॉइंट्स को कवर अप कर दिया है और समझा भी दिया आपको। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आप एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप बस इन वीडियोज़ को एक दो बार देखें और मार्क कर लें इन सब पॉइंट्स को अपनी लूसेंट बुक में, और इनको बार बार रिवाइज़ करते रहें। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आप बेफिक्र होकर बस इन्हीं को रिवाइज करते रहें। आपका जो भी क्वेश्चन आएगा हिस्ट्री से वो करेक्ट जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं आजकल जो पेपर हो रहे हैं उनमें थोड़ी गहराई से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, थोड़ी डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ये वीडियोस तो करनी है। इसके बाद आपको जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी में, चाहे आप घटना चक्र बुक ले लीजिए या फिर कोई और बुक ले लीजिए जो आपको अच्छी लगती है, उसको कम से कम 2-3 बार कीजिए, ठीक है। उसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे उसमें 90 to 95% क्वेश्चंस आपको जो मैंने वीडियोस में करवाया है वही कंटेंट मिलेगा, लेकिन जो 5% क्वेश्चन है वो हो सकता है थोड़े नए क्वेश्चन मिले, तो उन क्वेश्चन को आपको याद करना है, ठीक है। तो 2 से 3 बार जो प्रीवियस ईयर बुक है उनको भी करेंगे तो आपका जो 100% जो भी क्वेश्चन आएगा वो करेक्ट जाएगा, ठीक है। एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड वालों के लिए जो मैंने करवा दिया वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मोर देन सफिशिएंट है। इससे बाहर क्वेश्चन बनने के चांस ही नहीं बनते। बस जो मैंने करवाया उसे अच्छे से समझिए, मार्क कर लीजिए, और बार बार जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक रिवाइज करते रहें। आप अगर सोच लेते हैं कि एक बार पढ़ने से हो जाएगा, नहीं, जब तक एग्जाम नहीं होता उसे बार बार जितनी बार रिवाइज कर पाएंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण तथ्य। तो आज की क्लास में हम वो सब भी रिवाइज करेंगे जो हमने आधुनिक भारत के इतिहास के टाइम पर पढ़ा था, और साथ ही साथ जो एडिशनल तथ्य जो आपके रह गए हैं, आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं आधुनिक भारत में, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको भी हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाओं से। आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो संगठन है उसकी स्थापना किस वर्ष में हुई और किसने इसकी स्थापना की, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो इस संस्थाओं के नाम मैं बता रहा हूँ सिर्फ वही याद रखने हैं, आपको सभी याद करने की कोशिश नहीं करनी है। तो पहली जो इंपॉर्टेंट संस्था है उसका नाम है एशियाटिक सोसाइटी। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1784। और स्थापना किसने करी? विलियम जोन्स। तो यहाँ पर समय और जिसने स्थापना करी, इन दोनों का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। ब्रह्म समाज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना 1828 में हुई, राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना करी थी। इसके बाद आता है आपका बालिका विद्यालय। बालिका विद्यालय की स्थापना करी थी ज्योतिबा फूले ने। यहाँ पर आपको समय याद रखने की जरूरत नहीं है, तो जो मैं बताते जा रहा हूँ सिर्फ वही याद करें। जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ समय याद नहीं करना तो वहाँ पर समय को याद ना करें, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन एवं आत्माराम पांडुरंग इन दोनों ने मिलकर करी थी, ठीक है। कब स्थापना हुई थी इसकी? 1867। और वेद समाज की स्थापना करी थी केशव चंद्र सेन। ये दोनों सेम ही है, केशव चंद्र सेन ने अपना सहयोग दिया था, लेकिन मेन रूप से स्थापना करी थी आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की। वेद समाज और भारतीय सुधार संघ, ठीक है, इन दोनों की स्थापना 1867 में आचार्य केशव चंद्र सेन ने करी थी। यहाँ पर आप सिर्फ जिसने स्थापना करी उसका नाम याद रखें, समय याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रार्थना समाज में भी आप समय को छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप समय भी याद रखें। 1873 में इसकी स्थापना हुई थी और ज्योतिबा फूले ने इसकी स्थापना करी थी। इसके बाद आता है आपका अलीगढ़ आंदोलन। और अलीगढ़ आंदोलन के समय ही अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल मुस्लिम कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो 1875 में ये हुआ और सैयद अहमद खान ने इस कॉलेज की स्थापना करी थी, याद रखिएगा, ठीक है। अलीगढ़ आंदोलन भी सर सैयद अहमद खान द्वारा चलाया गया था। इसी के अंतर्गत एंग्लो ओरिएंटल मुस्लिम कॉलेज की स्थापना करी गई थी, ठीक है। तो समय भी याद रखिएगा यहाँ पे। इसके बाद आता है आपका आर्य समाज। आर्य समाज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1875 में इसकी स्थापना हुई थी और किसने करी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। इसके बाद आता है आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है 1-2 बार। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1875। और किसने करी? मैडम विलोटोस्की ने इसकी स्थापना करी थी, ठीक है। अगर आप डिफेंस के लिए बेस्ट कोचिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी की तरफ से लेटेस्ट बैच है वो आपके 20 अक्टूबर से लॉन्च होंगे। आप सुश्रुत एमएनएस बैच ज्वाइन कर सकते हैं एनडीए की प्रिपरेशन के लिए, और अरिहंत नेवी बैच आपका नेवी की प्रिपरेशन के लिए है। 15 तारीख को आपको पता है कि नेवी का नोटिफिकेशन आउट हुआ था, तो अगर आप नेवी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अरिहंत नेवी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 20 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। यहाँ पर इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको नेवी के लिए प्रिपेयर कराएंगे, ठीक है। इसी के साथ जो आपको ऑफर मिल रहे थे वो भी मिलेंगे। अगर आप एनडीए के लिए 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 12 मंथ आपको एसएसबी की तैयारी फ्री कराई जाएगी, और साथ ही साथ 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे आपको 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है। ऐसे ही आप एयरफोर्स ग्रुप एक्स और एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप अलग अलग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। त्रिशूल बैच फॉर एयरफोर्स ग्रुप वाई एंड ग्लोरी बैच फॉर एयरफोर्स ग्रुप एक्स, ठीक है। यहाँ पर आप एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड के सब्सक्रिप्शन की फीस दे सकते हैं
आपको पूरे ईयर की फीस पड़ेगी 5,500 रुपये। पर मंथ फी चेक करेंगे तो काफ़ी मिनिमम है, 458 रुपीज़ में सिर्फ आपको सभी सब्जेक्ट के टीचर्स मिल जाएंगे, वो भी इंडिया के बेस्ट टीचर से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एनडी का सब्सक्रिप्शन की फीस देख लेते हैं हम। एनडी के सब्सक्रिप्शन की फीस है आपकी 733 रुपीज़ पर मंथ। 733 रुपीज़ में आपके सारे सब्जेक्ट भी पढ़ा जाएंगे और साथ में जो आपका एसएसबी है उसकी भी तैयारी भी आपको कराई जाएगी। और साथ ही अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं ज्ञानी 10, तो आपको एडिशनल फी में जो ये पूरी फीस है जैसे 5,500 रुपये, इसमें 10% डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपकी नेक्स्ट जो संस्था आती है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये आप सभी को पता है 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, एओ ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। और पहले प्रेसिडेंट कौन चुने गए थे? पहले प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, इसके बाद आता है आपका देव समाज। इसकी स्थापना कब हुई? समय याद नहीं रखना है यहाँ पे, किसने स्थापना करी? पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री ने इसकी स्थापना करी, ये याद रखिएगा। वेलूर मठ इंपॉर्टेंट है, 1887 में स्थापना हुई थी, स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापना की गई थी, समय याद रखना है यहाँ पर आपको। इसके बाद आता है शारदा सदन। शारदा सदन की स्थापना किसने करी? रमाबाई। तो सिर्फ रमाबाई का नाम याद रखें, समय याद रखने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे। रामकृष्ण मिशन में आपको समय भी याद रखना है और स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्होंने जिस भी संगठन की स्थापना करी और किस वर्ष में करी, ये दोनों चीजें आप याद रखें। ठीक है, इसके बाद आता है अभिनव भारत संस्था। इसके बारे में हमने पहले पढ़ा था। अभिनव भारत संस्था के संस्थापक कौन थे? विनायक दामोदर सावरकर, BD सावरकर जी। ठीक है, समय याद नहीं रखना है यहाँ पे आपको। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी वाला क्वेश्चन लगभग 2 से 3 बार एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1905 में इसकी स्थापना हुई थी और गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना करी थी, याद रखिएगा। इसके बाद आता है मुस्लिम लीग। ये सब हम यहाँ से आपके जो भी आएंगे वो सब हम पढ़ चुके हैं पहले ही। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खान ने करी थी। इसके बाद आता है आपका गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी, हमने पढ़ा था। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इसकी स्थापना करी थी लाला हरदयाल। तो सिर्फ आप लाला हरदयाल का नाम याद रखें, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना करी थी। इसके बाद आप जरा याद रखें विश्व भारती की स्थापना किसने करी? विश्व भारती की स्थापना करी थी रविंद्रनाथ ठाकुर ने, समय याद रखने की आपको यहाँ पर जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका होम रूल लीग। तो होम रूल लीग के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। होम रूल लीग 2 थी। पहली होम रूल लीग की स्थापना पुणे में बाल गंगाधर तिलक जी ने करी थी और दूसरी होम रूल लीग की स्थापना 1916 वर्षा दोनों का ही 1916 में बाल गंगाधर तिलक के बाद मेरठ मद्रास में एनी बसंत ने होम रूल लीग की स्थापना करी थी। और दोनों होम रूल लीग की स्थापना एक ही वर्ष में हुई थी, 1916। समय भी याद रखिएगा। और बाल गंगाधर तिलक ने पहले करी और एनी बसंत ने बाद में करी। और कहाँ कहाँ पर करी वो भी याद रखिएगा, तिलक ने पुणे में और एनी बसंत ने मद्रास में। ठीक है, इसके बाद आता है आपका खिलाफत आंदोलन। लास्ट में आपका लिखा खिलाफत आंदोलन, आप सभी को पता है 1919 में अली बंधु ने इसकी स्थापना करी थी। क्या नाम था? मोहम्मद अली और शौकत अली। इन दोनों ने मिलकर 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट जो आपकी संस्था है वो है स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई। मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास इन दोनों ने मिलकर इस पार्टी की स्थापना करी थी। यहाँ पर आपको याद ये रखना है कि जब ऑप्शन आएंगे एग्जाम में आपके, तो मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू दोनों का नाम आपको ऑप्शन में मिलेगा, तो आपको वहाँ पर याद रखना है कि मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू से कंफ्यूज नहीं होना है वहाँ पर, ये याद रखना है बस। ठीक है, इसके बाद जो आपकी सभा होती है वो है नौजवान सभा और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो ये दोनों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ध्यान में रखिए इन दोनों की स्थापना किसने करी थी? भगत सिंह ने। तो भगत सिंह ने नौजवान सभा और भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, समय याद नहीं रखना, सिर्फ ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, सिर्फ आप नाम याद रखिए, भगत सिंह ने इन दोनों पार्टी की स्थापना की थी। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ की स्थापना करी महात्मा गांधी ने। और स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, तो स्वतंत्र श्रमिक पार्टी लेबर पार्टी की स्थापना करी BR अम्बेडकर ने। इसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत की गई थी। जैसे स्वराज पार्टी भी कांग्रेस पार्टी के अंदर छोटी सी पार्टी थी, ऐसी फॉरवर्ड ब्लॉक भी कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत एक छोटी सी पार्टी के रूप में विकसित की गई थी। 1939 में इसकी स्थापना हुई और सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना करी। ठीक है, समय भी याद रखना इंपॉर्टेंट है और किसने स्थापना करी वो भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज का सर्वप्रथम सफलतापूर्वक गठन रास बिहारी बोस जी ने किया था। 1942 में इन्होंने इस फौज का गठन किया था और आज़ाद हिंद सरकार का गठन 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। तो इन सभी के बारे में हम प्रीवियस क्लास में अच्छे से पढ़ चुके थे। अगर आपने वो क्लास देखी होगी तो आपको इन सब के बारे में पहले से पता होगा। और लास्ट में आपका वही लिखा हुआ जो होम रूल लीग के बारे में हमने पढ़ा कि होम रूल लीग प्रथम कहाँ पर हुई स्थापित, उसके बाद जो दूसरी होम रूल लीग थी वो कहाँ स्थापित हुई और किसने स्थापित करी, वही सब यहाँ पे दिया हुआ है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए संस्थाओं के बारे में हमने जो भी पढ़ा तो उसी से रिलेटेड जो एडिशनल फैक्ट्स हैं वो हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। तो पहला फैक्ट है आपका, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की तथा श्री केशव चंद्र सेन ने
भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना करी। तो हमने ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ा था। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी और स्थापना किसने करी थी? राजा राम मोहन राय जी ने। ठीक है, जब उनकी मृत्यु हो जाती है राजा राम मोहन राय की, तो ब्रह्म समाज 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। तो पहली जो शाखा होती है उसका नाम पड़ता है आदि ब्रह्म समाज और दूसरी शाखा का नाम पड़ता है भारतीय ब्रह्म समाज। और इनके संस्थापक कौन होते हैं? आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर और भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक श्री केशव चंद्र सेन। तो श्री केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना करी, ये यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद है आपका स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर इनके बचपन का नाम था। और स्वामी दयानंद जी ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना करी थी, वो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी का नाम काफी इंपॉर्टेंट है। इनके गुरु का नाम याद रखिएगा, गुरु का नाम था स्वामी रामकृष्ण और इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ। तो दोनों नाम याद रखने हैं, इनके गुरु का नाम रामकृष्ण और उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ। इन्होंने वेलूर मठ और रामकृष्ण की स्थापना करी थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। ठीक है, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद जी को समर्पित है। कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल है, ये याद रखना है। कई बार क्वेश्चन आता है कि रॉक मेमोरियल है कहाँ पर, तो रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी में है और किसको समर्पित है? स्वामी विवेकानंद को। तो दोनों चीजें याद रखनी है यहाँ पे आपको। ठीक है, इसके बाद आता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो बनारस का हिंदू विश्वविद्यालय काफी फेमस है। इसकी स्थापना किसने करी थी? मदन मोहन मालवीय ने करी थी। बनारस उत्तर प्रदेश में ये है। ठीक है, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं 1875 में, जब अलीगढ़ आंदोलन स्टार्ट हुआ था उसी समय एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं। तो इन सभी आंदोलन और घटनाओं के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं कि कहाँ से स्टार्ट हुए, कैसे खत्म हुए, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें थी इन सब के बारे में। यहाँ पर ये देखिए आपके रिवीजन के लिए आपकी बुक में दिया हुआ है, जब भी आपका एग्जाम हो और आपका टाइम कम हो रिवाइज करने के लिए, तो आप यहाँ से इन्हें डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर भी इसे रिवाइज करते हुए चलेंगे क्योंकि इनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैं आपको सब बता चुका हूँ। ठीक है, तो आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ते हुए चलेंगे। फर्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में 72 मेंबर्स ने मिलकर एओ ह्यूम की अध्यक्षता में बंबई में की थी। इसके प्रथम प्रेसिडेंट WC बनर्जी व उमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। नेक्स्ट है आपका बंग भंग आंदोलन, जिसको स्वदेशी आंदोलन या फिर वंदे मातरम आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। 1905 में यह आंदोलन स्टार्ट हुआ था। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध यह आंदोलन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। आगा खां एवं सलीमुल्लाह खान इन दोनों ने मिलकर ढाका में, बांग्लादेश ढाका में इसकी स्थापना करी थी और आगा खां को इसका पहला प्रेसिडेंट बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद आपका कांग्रेस का विभाजन 1907 में जो सूरत में कांग्रेस की मीटिंग हुई थी उसमें कांग्रेस 2 दलों में बट गया, 2 गुट बन गए थे, नरम दल और गरम दल, उदारवादी एवं उग्रवादी। इन 2 दलों में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। इसके बाद आपका होम रूल लीग। तो होम रूल लीग के बारे में पढ़ चुके हैं। होम रूल आंदोलन 1916 में स्टार्ट हुआ था। तिलक ने पुणे में होम रूल लीग की स्थापना करी और बाद में एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना करी थी। ठीक है, इसके बाद आता है आपका लखनऊ पैक्ट। तो जैसे था कांग्रेस का विभाजन, अब कांग्रेस की एकता होती है लखनऊ पैक्ट। लखनऊ में जो कांग्रेस की मीटिंग हुई थी 1916 में, इसमें क्या हुआ, जो गरम दल नरम दल वो भी साथ हो गए और मुस्लिम लीग का समझौता भी कांग्रेस के साथ हो गया था। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट आपका 1919 में पारित हुआ था। इसे काला कानून भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत अंग्रेजों को अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ संदेह होता था, उन्हें लगता था कि हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, तो वो अपनी संदेह के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लेते थे और फिर ना ही वो कोई अपील कर सकता है और ना ही कोई दलील दे सकता था। तो ये एक गलत कानून बनाया गया था। इसी के अंतर्गत 2 लोगों को भारत से गिरफ्तार करा गया और उन्हीं लोगों के समर्थन में जलियांवाला बाग में एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग में जनरल डायर आके गोलियां चलवा देते हैं और 1000 लोग भारत के कम से कम इस मीटिंग में मारे जाते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? अमृतसर पंजाब में। और किस तारीख को हुआ था? तारीख भी याद रखनी है आपको। यहाँ पर आपको 13 अप्रैल 1919 पूरी तारीख यहाँ पर आपको याद रखनी है। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके बाद आता है आपका खिलाफत आंदोलन। तो टर्की के खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमानों द्वारा यह आंदोलन स्टार्ट होता है। खिलाफत आंदोलन आपका 1919 में स्टार्ट हुआ था। शौकत अली एवं मोहम्मद अली, जो अली भाई थे, अली बंधु, इन दोनों ने मिलकर इसे स्टार्ट करा था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन के बाद है आपका हंटर कमेटी। तो आपको यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखना है कि हंटर कमेटी का गठन किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर और कुछ याद नहीं रखना आपको। ठीक है, तो इसके बाद है कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। तो असहयोग आंदोलन आपका 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी द्वारा। तो असहयोग आंदोलन को प्रस्तावित करने के लिए, उस प्रस्ताव को पारित करने के लिए दिसंबर 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन जो कि 1920 में हुआ था, उसी के अंतर्गत असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया। मतलब इसके तहत हुआ कि कांग्रेस ने भी अपनी मंजूरी दे दी कि हाँ, हम भी गांधी जी के साथ हैं असहयोग आंदोलन में। तो गांधी जी ने पहले से अकेले स्टार्ट किया था अगस्त 1920 में।
दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इसको कांग्रेस द्वारा भी प्रस्तावित किया गया। तो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन में क्या हुआ था, याद रखना है। असहयोग आंदोलन कभी स्टार्ट हुआ, 1920 में, महात्मा गांधी द्वारा, ठीक है। इसके बाद होता है चोरी चोरा कांड। यहाँ पर आपको पूरी तारीख याद रखनी है, 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ था। इसके तहत जो असहयोग आंदोलन के आंदोलनकारी थे, उन्होंने गोरखपुर में एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें कई सारे अंग्रेजी पुलिस वाले मारे जाते हैं। तो इसी बात से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया 13 फरवरी 1922 को। तो साल याद रखना, 1922 में ही चोरी चोरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया महात्मा गांधी द्वारा। उसके बाद आता है आपका स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना आपकी 1 जनवरी 1923 को हुई थी। साल याद रखना है, 1923 को इसकी स्थापना हुई थी। मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना करी थी। इसके बाद आता है आपका साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया था। बंबई में 1928 में जाकर पहुंचती है भारत में। जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया गया था, ठीक है। तो साइमन कमीशन के विरुद्ध ही जब विद्रोह कर रहे थे लाल लाजपत राय जी, तो 1928 में ही लाठी के प्रहार से उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में लाई गई थी और इस प्रस्ताव को कौन लाए थे, पंडित मोतीलाल नेहरू। तो नेहरू रिपोर्ट को लाने वाले पंडित मोतीलाल नेहरू जी थे। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना इसे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका वारदोली सत्याग्रह। तो वारदोली सत्याग्रह गुजरात के किसानों के विरुद्ध, किसानों के समर्थन में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध था, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा था। सन 1928 में ये स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा। इसके बाद लाहौर षड्यंत्र केस। तो लाहौर षड्यंत्र केस 1929 को हुआ था। ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया था इसके तहत, ठीक है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ। इसमें पूर्ण स्वाधीनता की प्रस्ताव पारित किया गया और इस अधिवेशन में कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे वो थे जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 1930 में की गई और पहला स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया, ये याद रखना बस आपको। 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया। कब घोषणा की गई ये याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। इसके बाद है नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह आपका 1930 में स्टार्ट हुआ था। साबरमती आश्रम से डांडी तक, गुजरात के डांडी तक ये मार्च स्टार्ट रहा था, ये पैदल यात्रा हुई थी, ठीक है। इसके बाद आपका डांडी पहुंचकर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करा 1930 में, ठीक है। उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका 1930 में हुआ। गांधी इरविन समझौता, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से किसी ने भाग नहीं लिया, तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। इसके तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया और इसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो कांग्रेस है उन्होंने भाग लिया और कांग्रेस तरफ से गांधी जी ने इसमें भाग लिया था। 1931 में ये मीटिंग हुई थी। इसके बाद पूना पैक्ट। पूना पैक्ट आपका 1932 में हुआ था। पूना पैक्ट आपका भीमराव अम्बेडकर एवं गांधी जी के बीच हुआ था। ये दलितों के लिए विधानसभा में सीट देने के लिए ये समझौता हुआ था, पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद है आपका तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो 1930, 31 और 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अछूतों का प्रतिनिधि कर रहे थे वो इन गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है। इसके बाद है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। तो ये आपको पढ़ना नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ, ये हमने पढ़ा था पहले भी, 1939 में इसका गठन हुआ। सुभाष चंद्र बोस जी ने इसका गठन किया था। इसके बाद मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस भी नहीं पढ़ना आपको। पाकिस्तान की मांग इंपॉर्टेंट है। लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का 1940 में, इन्होंने वहां पर एक अलग राष्ट्र की मांग प्रस्तुत करी और पाकिस्तान नाम उस राष्ट्र को दिया इन्होंने 1940 की दिल्ली की मीटिंग में। दिल्ली की मीटिंग जब होती है मुस्लिम लीग की, वहां पर बोलते हैं कि जो अलग राष्ट्र हमें चाहिए उसका नाम होगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान शब्द को जन्म किसने दिया था, चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द को गढ़ा था, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट है आपका अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में अंग्रेजों द्वारा लाया गया था वाइसराय लिनलिथ को। तो भारतीय स्वतंत्रता में भारतीयों को स्वतंत्रता देने के लिए प्रस्ताव लाया गया था अगस्त प्रस्ताव 1940 को वाइसराय लिनलिथ को द्वारा, ठीक है। इसके बाद भारतीयों को स्वतंत्रता देने के लिए क्रिप्स मिशन भारत आता है। क्रिप्स मिशन स्टीफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आया था 1942 में, ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ महात्मा गांधी द्वारा। इसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव अलग है, अगस्त क्रांति अलग है। भारत छोड़ो प्रस्ताव अगस्त में स्टार्ट हुआ था, तो इसी कारण इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आपको याद रखना है प्रधानमंत्री एटली की घोषणा। तो प्रधानमंत्री एटली ने 1946 में घोषणा की कि भारत को हम स्वतंत्र कर देंगे और उसी के तहत 1946 में कैबिनेट मिशन को भारत लेकर आए। इसके तहत भारत में एक अस्थायी मंत्रिमंडल बनाया गया और भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे बनाया गया, ठीक है। पैथिक लॉरेंस एवं सर स्टीफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत आया था, नाम याद रखिएगा।
और क्रिप्स मिशन आपका स्टीफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत आया था। इस मिशन को भारत ने एक्सेप्ट नहीं किया था, कैबिनेट मिशन को भारत ने एक्सेप्ट किया। ठीक है, इसके बाद अंतरिम सरकार की स्थापना, कैबिनेट मिशन के तहत अंतरिम सरकार का गठन हुआ, मतलब एक टेम्पररी सरकार का 1946 में जवाहरलाल नेहरू को उस अंतरिम सरकार का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। ठीक है, माउंटबेटन योजना लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा लाई गई 1947 में, इसके तहत भारत का विभाजन किया गया, 3 जून 1947 को आई थी। इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट है भूदान आंदोलन। तो भूदान आंदोलन के बारे में अभी तक हमने नहीं पढ़ा था, इसे देख लीजिए। भूदान आंदोलन 1951 में स्टार्ट होता है। इसकी शुरुआत तेलंगाना से हुई और इसकी स्टार्ट किसने करा? विनोबा भावे जी ने। तो विनोबा भावे जी ने तेलंगाना से भूदान आंदोलन को स्टार्ट करा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका भारत के महान शहीद। तो यहाँ पर आपको पहला नाम याद रखना है, वो है खुदीराम बोस जी का। ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्रांतिकारी जिन्हें सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा दी गई, तो सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे जिन्हें फांसी की सज़ा मिली थी, वो थे खुदीराम बोस जी। तो इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो 2 नाम है वो है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान। इन दोनों का नाम आपको एक साथ पढ़ना है। काकोरी कांड, जो कि डाक गाड़ी में डकैती हुई थी, उसका कांड था, 1925 में कांड हुआ था। इसके बारे में हमने पढ़ा था पहले इन दोनों के बारे में। इसके तहत इन दोनों को गिरफ्तार किया गया था, ये याद रखना है। और साथ ही में इन दोनों को कब सजा दी गई? इन दोनों को एक साथ 1927 में गोरखपुर जेल में सजा दी गई थी। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है 1927 में गोरखपुर जेल में इन्हें सजा मिली और काकोरी कांड 1925 के तहत इन दोनों को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट नाम है आपका ऊधम सिंह जी का। ऊधम सिंह जी ने लंदन में जाकर गोली मार दी थी, किसको? सर माइकल ओडायर, जो जनरल थे, गवर्नर जनरल थे माइकल ओडायर, उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया था। इसी कारण ऊधम सिंह ने, पंजाब के ऊधम सिंह थे, इन्होंने लंदन में जाकर उन्होंने गोली मार दी थी। इतना याद रखें इनके बारे में। इसके बाद इन तीनों नामों को एक साथ पढ़े, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। इन दोनों तीनों के ऊपर 2 केस के चार्ज थे। एक सॉन्डर्स की हत्या हुई थी, पंजाब का एक जो पुलिस अधिकारी था सॉन्डर्स, उसको गोली मारी थी इन तीनों ने मिलकर 1928 में। और उसके बाद 1929 में इन तीनों ने मिलकर जो लाहौर षड्यंत्र हुआ था, 1929 में लाहौर षड्यंत्र हुआ था, जिसके तहत इन्होंने जो असेंबली हॉल था, दिल्ली का असेंबली हॉल था, वहाँ पर इन्होंने बम फेंका था। तो केंद्रीय असेंबली हॉल में बम फेंकने का अंजाम और सॉन्डर्स की हत्या के तहत इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। और इन तीनों को, ये तारीख याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में, केंद्रीय जेल लाहौर में इन तीनों को फांसी की सजा दे दी गई। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन तीनों का नाम। नेक्स्ट आपके क्रांतिकारी हैं चंद्रशेखर आजाद जी। इन्हें काकोरी कांड, जो काकोरी में डाक गाड़ी की डकैती की गई थी, उसके चार्ज के कारण इन्हें भी गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन इन्हें अंग्रेज सरकार गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। उस केस के तहत अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल को सजा मिल गई थी, लेकिन इन्हें सजा नहीं मिल पाई थी। इनको पकड़ने के लिए अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में अंग्रेज जो पुलिस थी वो जाती है, लेकिन इन्हें पकड़ नहीं पाती है। वहाँ पे एक मुठभेड़ होती है जहाँ पर गोली लगने से चंद्रशेखर आजाद जी की मृत्यु हो जाती है। तो किस साल में इनकी मृत्यु हुई? 1931 में। कहाँ पर मृत्यु हुई? अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में, याद रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्रांतिकारी हैं वो है सुभाष चंद्र बोस जी। तो सुभाष चंद्र बोस जी को ना ही अंग्रेज द्वारा गोली मारी गई थी, ना ही फांसी सजा मिली थी। ये वायुयान दुर्घटना में इनकी मृत्यु होती है। तो 1945 में ये वायुयान से भारत आ रहे थे, भारत के आते समय ही एक रहस्यमयी तरीके से इनकी मृत्यु जाती है। इनकी दुर्घटना कैसे हुई उस चीज़ का अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिल पाया है। तो वैसे बोला जाता है वायुयान दुर्घटना होती है 1945 में, जिसके तहत इनकी मृत्यु हो जाती है। तो सुभाष चंद्र बोस जी कैसे मरे थे, बस ये याद रखना है, वायुयान दुर्घटना में 1945 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्रांतिकारी हैं आपके लाल लाजपत राय जी। इनके बारे में कई बार पढ़ चुके हैं। लाल लाजपत राय जी की मृत्यु 1928 में लाठी प्रहार, लाठी जो चार्ज हुआ था, लाठी चार्ज कर दिया था पुलिस ने, उसी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे? साइमन कमीशन जो भारत आया था उसके खिलाफ ही प्रदर्शन कर रहे थे, उसी टाइम इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे। तो किस आंदोलनकारी ने कौन सा नारा दिया था, ये कई बार पूछा जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसे। तो पहला नारा है आपका इंकलाब जिंदाबाद। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह जी ने, याद रखिएगा। इसके बाद है दिल्ली चलो। दिल्ली चलो और जय हिंद दोनों एक साथ पढ़िए। दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा, दोनों नारे सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे। इसके बाद करो या मरो या भारत छोड़ो, करो या मरो का नारा और भारत छोड़ो आंदोलन के समय में ही महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। तो करो या मरो, भारत छोड़ो नारा, दोनों नारे महात्मा गांधी ने दिए। इसके बाद पूर्ण स्वराज्य, आराम हराम है, ये दोनों नारे जवाहरलाल नेहरू जी ने दिए थे। पूर्ण स्वराज्य का नारा आप याद रख सकते हैं। पूर्ण स्वराज्य की मांग प्रस्तुत करी थी, उसी समय इन्होंने पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया। आराम हराम है का नारा भी जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया। इसके बाद है वेदों की ओर लौटो। स्वामी दयानंद सरस्वती जी जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी, उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। ये इंपॉर्टेंट नारा है आपका। जय जवान जय किसान। तो
जब पाकिस्तान और भारत का युद्ध हो रहा था उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया 1965 के पाकिस्तान युद्ध के समय, याद रखिएगा। इसके बाद है मारो फिरंगी को, तो ये सबसे पहला नारा हो सकता है। मारो फिरंगी को नारा दिया था मंगल पांडे जी ने। तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन सा था हमारा, जो 1857 की क्रांति थी, 1857 की महान क्रांति के समय ही मारो फिरंगी को नारा दिया मंगल पांडे जी ने, ठीक है। इसके बाद आपको नारा याद रखना है कर मत दो। कर मत दो का नारा दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। गुजरात के किसानों के समर्थन में जब ये प्रदर्शन कर रहे थे, उनके समर्थन में ये लगान को कम कराने के जब प्रदर्शन कर रहे थे, तो उन्होंने नारा दिया कर मत दो। तो कर के खिलाफ इनका प्रदर्शन था, इसीलिए उन्होंने नारा दिया कर मत दो, ठीक है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये नारा दिया आपका श्याम लाल गुप्ता पार्षद। श्याम लाल गुप्ता पार्षद ने विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा दिया, और इसे भारतीय जो हमारा झंडा है, झंडा गीत भी इसे कहा जाता है। झंडे को ये गीत समर्पित है, इसलिए झंडा गीत भी विजय विश्व तिरंगा प्यारा कहा जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद है वंदे मातरम का नारा, ये आप सभी को पता है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में वंदे मातरम जो गीत है उसे लिखा है, और वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा ये लिखा गया है। इसके बाद है जन गण मन अधिनायक जय है, राष्ट्रीय गान है हमारा, ये रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने ये लिखा है। इसके बाद आपको नारा याद रखना है स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। तो बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा। इसके बाद है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल, इंपॉर्टेंट है ये। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये इकबाल जी ने कहा था। इसके बाद है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये तीनों नारे किसने दिए, सुभाष चंद्र बोस ने। साइमन कमीशन वापस जाओ, तो साइमन कमीशन के विद्रोह करते हुए साइमन कमीशन के विरुद्ध इनकी मृत्यु हुई थी, तो लाल लाजपत राय जी ने ही साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया था, याद रखिएगा। वू लीव्स इफ इंडिया डाइज, जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू जी ने 3 नारे दिए, पूर्ण स्वराज्य, आराम आराम है, वू लीव्स इफ इंडिया डाइज, ये तीनों नारे जवाहरलाल नेहरू जी के थे। तो ये जो इतने नारे हैं ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनता है तो याद होने चाहिए। साथ ही में एक एडिशनल है भारत भारतीयों के लिए, भारत भारतीयों के लिए है, इसे भारतीयों के लिए छोड़ दिया जाए, तो ये नारा दिया था आर्य समाज ने। तो आर्य समाज के जो फाउंडर थे उनका नाम क्या था, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो वेदों की ओर लौटो, भारत भारतीयों के लिए, ये दोनों नारे दयानंद सरस्वती ने दिए या आर्य समाज ने दिए, तो एक ही बात है, आर्य समाज ने नारा दिया था, भारत भारतीयों के लिए, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं, काफ़ी लंबी क्लास हो गई है। अभी आपके 2 से 3 टॉपिक और बच गए, जैसे ऑल इंडिया कांग्रेस की जो भी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी वो अभी हमें पढ़ना है, साथ में उपाधियां जो इस समय में दी गई थी लोगों को उनके बारे में पढ़ना है, और साथ ही साथ जो भी बुकें लिखी गई आधुनिक भारतीय समय में उनको भी हमें पढ़ना है अभी। तो इस क्लास को आज खत्म करते हैं यहीं पर ही, नेक्स्ट क्लास में वो सब करवा दूंगा आपको, और वो आपकी लास्ट क्लास होगी हिस्ट्री की। उसके बाद आपका हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्लास को आज यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।